स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल समझा डाला में। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आपने किसी भी सरकारी जॉब्स के लिए एग्जाम्स दिया है तो आपको पता होगा कि हमारे एग्जाम्स में अब करंट अफेयर से बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। सभी एग्जाम्स के पेपर में अब करंट अफेयर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, रीजनिंग कितना भी पढ़ लो, लेकिन आपको एग्जाम निकालने के लिए करंट अफेयर पढ़ना ही होगा। तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी करंट अफेयर्स की। ठीक है, मैं आपके लिए हर मंथ एक करंट अफेयर की क्लास लेकर आऊँगा। आज की जो हमारी करंट अफेयर की क्लास है वो है जून मंथ की। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपनी करंट अफेयर की क्लास को। देखिए, सच्चाई यही है फ्रेंड कि हम सभी एस्पिरेंट्स हैं। ठीक है, क्या करते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो हमारे देश में क्या हो रहा है, विदेशों में क्या हो रहा है, ठीक है, हमारे देश का दूसरों देशों के साथ कैसा संबंध है, क्या हो रहा है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेली न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, मैगजीन पढ़ना पड़ेगा। अगर आपके पास टाइम है तो किसी का क्लास डेली देखिए, न्यूज़पेपर पढ़िए। ठीक है, न्यूज़पेपर में जैसे द हिंदू हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे पेपर हो गए, पीपल मैगजीन्स हो गया, ये सब हो गया, तो वो सब देखिए, आप एडिटोरियल पढ़िए। अगर आपके पास टाइम नहीं है कि डेली आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमारा जो करंट अफेयर का मंथ में एक बार वीडियो आएगा उसको आपको देखना पड़ेगा। मैं सभी पेपर जो भी इंपॉर्टेंट वगैरह मैगजीन होता है उसका एनालिसिस करके, ठीक है, एक MCQ के रूप में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप लाऊंगा हर मंथ। ठीक है, तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है, ये जून मंथ का है, ये याद रखिएगा आप, कौन सा मंथ का है, जून। इसके बाद मैं लाऊंगा जुलाई मंथ का, फिर उसके बाद लाऊंगा अगस्त मंथ का। ठीक है, तो देखिए आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है G7 शिखर सम्मेलन 2025 में कनाडा के कैनानासिस में आयोजित हुआ। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा इस सम्मेलन में प्राथमिक रूप में चर्चित नहीं था? ऑप्शन ए यूक्रेन रूस युद्ध, ऑप्शन बी इजराइल ईरान तनाव, या चीन का बढ़ता प्रभाव, या डी नंबर वैश्विक डिजिटल मुद्रा। ये जो था इसका आंसर हो जाएगा वैश्विक डिजिटल मुद्रा। ठीक है, डी नंबर आंसर वैश्विक डिजिटल मुद्रा। ठीक है, G7 शिखर सम्मेलन 2025 में देखिए नीचे एक्सप्लेनेशन भी किया हुआ है, बहुत लैंग्वेजेस में एक्सप्लेनेशन आपको किया हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं नीचे कह रहा है कि G7 शिखर सम्मेलन 2025 में यूक्रेन रूस युद्ध, ठीक है, यूक्रेन रूस युद्ध, इजराइल ईरान तनाव और चीन के बढ़ते प्रभाव जैसे भू राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन वैश्विक डिजिटल मुद्रा प्राथमिक मुद्दा नहीं था। ठीक है, वैश्विक डिजिटल मुद्रा प्राथमिक मुद्दा नहीं था। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, G7 समूह में यूरोपीय संघ की स्थिति क्या है? ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, दिया हुआ नीचे, पूर्ण सदस्य, अतिथि, गैर मतदान सदस्य या पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर। ठीक है, G7 में यूरोपीय संघ की स्थिति क्या है? तो इसका आंसर बताइए आप। तो जो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका गैर मतदान सदस्य, सी नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है, नीचे एक्सप्लेन किया हुआ भी आप लोग देख सकते हैं, यूरोपीय संघ G7 में गैर मतदान सदस्य के रूप में शामिल है। ठीक है, यूरोपीय संघ G7 में गैर मतदान सदस्य के रूप में शामिल है, जो चर्चाओं में भाग लेता है लेकिन मतदान का अधिकार नहीं रखता है। ठीक है, यूरोपीय संघ जो है ना G7 में क्या है, गैर मतदान सदस्य के रूप में शामिल है, वो चर्चाओं में शामिल होता है, भाग लेता है, लेकिन वो क्या करता है, मतदान नहीं देता है, उसे मतदान का अधिकार नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है, 2024 में रूस को G8 से निलंबित करने का क्या कारण था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको बी नंबर, क्रीमिया संकट। ठीक है, क्रीमिया संकट क्या है आप लोग नीचे पढ़ सकते हैं। रूस को 2014 में क्रीमिया संकट के कारण G8 से निलंबित किया गया था, जब उसने क्रीमिया पर कब्जा किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश FATF का पूर्ण सदस्य नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उत्तर कोरिया। याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश FATF का पूर्ण सदस्य नहीं है? तो उत्तर कोरिया। ठीक है, जिसको नॉर्थ कोरिया आप लोग बोलते हैं इंग्लिश में। देखिए, उत्तर कोरिया FATF का पूर्ण सदस्य नहीं है, जबकि भारत, जर्मनी और, याद रखिएगा, जबकि भारत, जर्मनी और सऊदी अरब इसके पूर्ण सदस्य। कौन कौन? भारत, जर्मनी और सऊदी अरब FATF का क्या है, पूर्ण सदस्य हैं, लेकिन उत्तर कोरिया FATF का पूर्ण सदस्य नहीं है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, ठीक है, 7 नंबर, वो कह रहा है कि FATF किस संगठन की पहल पर हुई थी? ठीक है, FATF की स्थापना किस संगठन की पहल पर हुई थी? इसका जो आंसर हो जाएगा G7। ठीक है, G7 के पहल पर हुई थी। FATF की स्थापना 1989 में, ठीक है, G7 की पहल पर हुई थी, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण से निपटारा पाया जा सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मारहोवड़ा लोकोमोटिव फैक्ट्री का संचालन किस मॉडल पर आधारित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, PP। ठीक है, PPP। ठीक है, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PP ये कह रहा है कि मारहोवड़ा लोकोमोटिव फैक्ट्री का संचालन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल पर आधारित है, जिसमें भारतीय रेलवे और निजी कंपनियां शामिल है। अगला क्वेश्चन है जो हमारा, ठीक है, गिनी की सीमा निम्नलिखित में से किस देश के साथ नहीं लगती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा नाइजीरिया। याद रखिएगा, नाइजीरिया है ना, इसकी जो सीमा है किसके साथ नहीं लगती है? गिनी के साथ नहीं लगती है। ठीक है, नाइजीरिया। गिनी की सीमा सियरा लियोन, माली और गिनी बिसाऊ के साथ लगती है, लेकिन नाइजीरिया के साथ नहीं लगती है। गिनी की पश्चिमी सीमा किससे लगती है? तो गिनी की जो पश्चिमी सीमा है वो लगती है अटलांटिक महासागर से। नीचे एक्सप्लेनेशन है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, गिनी की सीमा कितने देशों से लगती है? 6 देशों से लगती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा,
कि IBCA की पहली सभा कहाँ आयोजित हुई थी? बताइए, IBCA की पहली जो है सभा कहाँ आयोजित हुई थी? तो आपका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा न्यू दिल्ली। ठीक है, कहाँ हुई थी? IBCA की पहली सभा कहाँ आयोजित हुई थी? न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन है IBCA का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो है आपका 7 बड़ी बिल्लियों का संरक्षण। 7 बड़ी बिल्लियों का संरक्षण IBCA का यही प्रमुख उद्देश्य है, 7 बड़ी बिल्लियों का संरक्षण। अगला क्वेश्चन है IBCA का पहले अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो IBCA के जो पहले अध्यक्ष हैं वो चुने गए हैं आपके भूपेंद्र यादव। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, कौन चुने गए हैं IBCA के पहले अध्यक्ष? भूपेंद्र यादव। अगला क्वेश्चन है हम लोग का IBCA में कितने देश शामिल हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 95। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पटना वाटर मेट्रो का उद्देश्य क्या है? पटना में वाटर मेट्रो का उद्देश्य क्या है? बताइए इसका आंसर। आप लोग को पता है तो बिहार से बिलोंग करते हैं, पटना से बिलोंग करते हैं, अगर आपको पता है कि उनको जो मेट्रो का काम है वो क्या है, बहुत ही जोर शोर से चल रही है। ठीक है, तो बताइए पटना वाटर मेट्रो का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नदी के दोनों किनारों को जोड़ना। सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नदी के दोनों किनारों को जोड़ना, यही पटना में वाटर मेट्रो का उद्देश्य है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है नेशनल इनलैंड नेविगेशन इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ये है आपका पटना में। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? पटना में। नेशनल इनलैंड नेविगेशन इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? पटना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपको पोर्टुलाका पौध प्रजाति को IUCN रेड लिस्ट में किस श्रेणी में रखा गया है? तो ये हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा आपको हो जाएगा डाटा डिफिशिएंट। ठीक है, डाटा डिफिशिएंट। देखिए नीचे एक्सप्लेन भी किया हुआ, आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छा से अधिक जानकारी के लिए। ठीक है, एक्सप्लेनेशन को पढ़ लीजिएगा। मैं अगर एक्सप्लेनेशन के सभी क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को पढ़ने लगूंगा तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इजराइल ने ईरान पर किस ऑपरेशन के तहत हवाई और ड्रोन हमले किए? बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इजराइल ने ईरान के किस ऑपरेशन के तहत हवाई और ड्रोन हमले किए? तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑपरेशन राइजिंग लायन। ठीक है, ऑपरेशन राइजिंग लायन, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है ईरान ने इजराइल पर किस ऑपरेशन के तहत बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग किया? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। क्या हो जाएगा? ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3। ठीक है, इसका जो आंसर है सी नंबर हो जाएगा ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3। ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 के तहत किए। ठीक है, याद रखिएगा बैलिस्टिक मिसाइलों का जो था ना वो किस ऑपरेशन के तहत किए थे? तो ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 के तहत। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 28 नंबर। चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? बताइए, चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ईरान। बी नंबर आंसर आपका हो जाएगा इसका, ईरान है। ठीक है, चाबहार बंदरगाह वो कहाँ स्थित है? ईरान में स्थित है। भारत के लिए क्या करता है? रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, द्विराज्यीय समाधान का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इजराइल और फिलिस्तीन के लिए स्वतंत्र राज्य, यही इसका उद्देश्य है। ठीक है, द्विराज्य संविधान का उद्देश्य क्या है? तो इजराइल और फिलिस्तीन के लिए स्वतंत्र राज्य। अगला क्वेश्चन है फारस की खाड़ी के किनारे कितने देश हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फारस के किनारे टोटल कितने देश है? 8 देश है, याद रखिएगा 8। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे भूमध्य सागर के किनारे कुल कितने देश हैं? ठीक है, 21। ठीक है, भूमध्य सागर के किनारे कुल 21 देश हैं, जिनमें यूरोप, अफ्रीका और एशिया के देश शामिल है। आगे भूमध्य सागर किस महाद्वीप को जोड़ता है? तो भूमध्य सागर जो है वो जोड़ता है आपको यूरोप, अफ्रीका और एशिया को। ठीक है, भूमध्य सागर जो है किस महाद्वीप को जोड़ता है? यूरोप, अफ्रीका और एशिया को जोड़ता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है हम लोग का बिहार जैव ईंधन नीति से। ठीक है, बिहार बायोफ्यूल पॉलिसी से क्वेश्चन है हम लोग का कि बिहार, बताइए बिहार जैव ईंधन नीति में कितने प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है? 15%। कितने प्रतिशत? 15% की सब्सिडी दी जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा SC ST और महिलाओं के लिए सब्सिडी का अधिकतम मूल्य क्या है? तो ये हो जाएगा 5.25 करोड़ है। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है GDP का आधार वर्ष क्या है? GDP का आधार वर्ष क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी नंबर। अर्थव्यवस्था की स्थिति को पुष्टि करना, यही इसका GDP का आधार वर्ष यही है कि अर्थव्यवस्था की स्थिति को पुष्टि करना, बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का कि GDP की गणना में कौन सी 2 विधियां शामिल हैं? तो इसका आंसर जो हो जाएगा उत्पादन और उपयोग विधि। उत्पादन और उपयोग विधि। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा उत्पादन और उपयोग विधि। GDP की गणना में उत्पादन और उपयोग विधियां शामिल है जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान को मापती है। अगला क्वेश्चन है हमारा 2011-12 आधार वर्ष में विनिर्माण क्षेत्र का वजन कितना बढ़ा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर 14.7% से 18.1%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोग का वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत की सबसे ऊंची रैंक लाने वाली संस्था कौन सी है? तो IIT दिल्ली है, याद रखिएगा IIT दिल्ली है ना, वो है। अगला क्वेश्चन है हमारा IIT दिल्ली ने QS रैंकिंग 2026 में कितने स्थान की छलांग लगाई? 27। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अगला हम लोग को क्वेश्चन है IIT बॉम्बे की QS रैंकिंग में 2026 में क्या स्थिति रही? तो
तो क्यूएस रैंकिंग 2026 में आईआईटी बॉम्बे की स्थिति 129वीं थी, ठीक है, कितनी 129वीं थी। अगला क्वेश्चन हम लोग का, किस भारतीय संस्था ने क्यूएस रैंकिंग 2026 में पहली बार टॉप 200 में जगह बनाई, ठीक है, 200 में जगह बनाई थी। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, ये इसका जो आंसर हो जाएगा आपका आईआईटी मद्रास, डी नंबर, ठीक है। कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, डी नंबर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि क्यूएस रैंकिंग 2026 में भारत की कितनी संस्थाएं शामिल है, 54, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि G7 वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत नियंत्रित करता है, ठीक है। जीडीपी G7 बताइए कितना परसेंट को कंट्रोल करता है, तो ये हो जाएगा 44%, ठीक है। कितना प्रतिशत, 44%। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, ऑपरेशन सिंधु से क्वेश्चन है। देखिए ऑपरेशन सिंधु का क्या उद्देश्य था, तो ऑपरेशन सिंधु का जो था उद्देश्य यही था कि ईरान में भारतीय नागरिकों को निकालना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ईरान में भारतीय नागरिकों को निकालना, कहाँ में फंसे, ईरान देश में जो भारतीय नागरिक फंसे हुए थे उनको वहाँ से निकालना, ठीक है। उसी ऑपरेशन का नाम दिया गया था ऑपरेशन सिंधु, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, ऑपरेशन सिंधु में निकासी के लिए किस देश को सुरक्षित मार्ग माना गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इसका आंसर आर्मेनिया, बी नंबर हो जाएगा इसका आंसर आपका, ठीक है। आर्मेनिया बी। अगला क्वेश्चन हम लोग का, डसॉल्ट और रिलायंस ग्रुप के संयुक्त उद्यम का क्या नाम है, DRAL, ठीक है, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा DRAL, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का, कि भारत और क्रोएशिया के बीच सहयोग का कौन सा क्षेत्र शामिल है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का, कि नई ग्रीन इंडिया मिशन NG, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम लोग NGIM का रोड मैप किस वर्ष तक की अवधि के लिए तैयार किया गया है, ठीक है, 2030 तक। कब तक, 2030 तक। अगला क्वेश्चन हम लोग का, NGIM का प्रमुख लक्ष्य है कितने टन CO2 समक्ष को संचित करना है, ठीक है। NGIM ऊपर मैंने बताया ना, लिखा हुआ है इसका फुल फॉर्म NGIM, हिंदी में जिसको बोलते हैं नई ग्रीन इंडिया मिशन, इंग्लिश में आपका हो जाएगा द न्यू ग्रीन इंडिया मिशन, ठीक है। तो कह रहा है कि बताइए प्रमुख लक्ष्य कितने टन CO2 समक्ष को संचित करना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2.5 से 3 मिलियन, ठीक है, 2.5 बिलियन से 3 बिलियन तक, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में मरुस्थलीकरण और वन संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीनों, पश्चिमी घाट, हिमालय, अरावली, तीनों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, NGIM के तहत कितने हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण का लक्ष्य है, 5 मिलियन। आगे रखिएगा ध्यान, आगे देखिएगा क्वेश्चन आप लोग, ब्लैक बॉक्स का वास्तविक रंग क्या होता है। ब्लैक बॉक्स अभी न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा चर्चित में रहा है, जो हमारा प्लेन क्रैश हुआ था ना अहमदाबाद वाला, ठीक है। तो ब्लैक बॉक्स का जो वास्तविक रंग होता है वो होता है नारंगी या लाल। कैसा होता है, नारंगी या लाल, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, फाल्गु नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है, राजगीर से, बी नंबर हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन, फाल्गु नदी किस नदी से मिलती है, तो ये मिलती है आपकी गंगा नदी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फाल्गु नदी का धार्मिक महत्व क्या है। फाल्गु नदी का धार्मिक महत्व यही है कि पितृपक्ष और श्राद्ध, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किससे होता है, नवीकरणीय ऊर्जा से, ठीक है। ग्रे हाइड्रोजन पे में सबसे अधिक क्या उत्सर्जन होता है, इसका आंसर हो जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, सबसे प्रदूषणकारी हाइड्रोजन कौन सी है, ब्लैक। अगला क्वेश्चन हम लोग का, पिंक हाइड्रोजन का उत्पादन किस ऊर्जा स्रोत से होता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा, परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको स्कूल शिक्षा प्रणाली का आकलन करना, यही उद्देश्य है हमारा PGI का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। PGI परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है, स्कूल शिक्षा प्रणाली का आकलन करना। PGI 2.0 को किस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुरूप पुनर्गठित किया गया, इसका आंसर हो जाएगा 2021, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन है हमारा, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI 20 का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए आप लोग, इसका आंसर कमेंट में बताइए क्या होगा इसका आंसर, पता है आपको, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर जो होगा वो हमारा बी होगा, स्कूली शिक्षा प्रणाली का आकलन करना, मैंने बताया है, ठीक है। PGI 2.0 को किस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा नीति इतना के अनुरूप पुनर्गठित किया गया था, 2021, कब किया गया था, 2021। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, PGI 2.0 में कुल कितने संकेतक है, बताइए, 73, इसका आंसर हो जाएगा 73, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, PGI 2.0 में उच्चतम प्रदर्शन स्तर का नाम क्या है, ये हो जाएगा इसका आंसर दक्ष, क्या हो जाएगा, दक्ष, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 23-24 में PGI 2.0 में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया, बताइए कौन सा राज्य है जिसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। जो शीर्ष स्थान PGI 2.0 में प्राप्त करने वाला राज्य था वो था आपका चंडीगढ़, कौन सा राज्य है, चंडीगढ़, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, PGI 2.0 में सबसे कम स्कोर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने प्राप्त किया था, जो सबसे कम स्कोर प्राप्त किया था, ठीक है, वो हो जाएगा आपका केरल, क्या हो जाएगा, केरल,
सॉरी क्षमा करिएगा फ्रेंड्स, मेघालय हो जाएगा, ठीक है। मेघालय जो सबसे कम स्कोर प्राप्त किया था, ठीक है, PGI 2.0 में, वो हो जाएगा आपका मेघालय, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या है? तो जो 11वें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, ठीक है, इंटरनेशनल योगा डे का जो थीम है वो ये है कि योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ठीक है, योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ठीक है, यही 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का थीम था, ठीक है। अगला हम लोग का क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत कब हुई थी? इसका तो आंसर आप लोग बताइए, कब हुई थी? 2015 में, ठीक है, 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन हम लोग का योग को यूनेस्को ने कब मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी? इसका आंसर हो जाएगा सी, 2016 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा GBU 57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर मॉफ का वजन कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका 13,600 किलोग्राम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, हम लोग देखेंगे GBU 57 मॉप का प्रवेश क्षमता कितनी है? 61 मीटर मिट्टी, ठीक है, 61 मीटर मिट्टी। अगला क्वेश्चन है हमारा B2 स्पिरिट बॉम्बर की स्टील्थ क्षमता का कारण क्या है? इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा बी, रडार, अवशोषक सामग्री और फ्लाइंग विंग डिजाइन, ठीक है। अगला हमारा है फोडो परमाणु सुविधा कहाँ स्थित है? फोडो परमाणु सुविधा कहाँ स्थित है? तो ये है आपका कुंभ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का PGI 2.0 सुलभता डोमेन में सबसे अधिक सुधार किस राज्य ने दिखाया? बिहार ने, ठीक है, बिहार ने सबसे अधिक सुधार दिखाया। अगला क्वेश्चन है हमारा योग शब्द का मूल क्या है? योग शब्द का मूल क्या है? यूज, डी नंबर, यूनियन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, डी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा बाल श्रम से, ठीक है, वित्तीय वर्ष 2025 में बाल श्रम बचाओ में शीर्ष राज्य कौन सा रहा है? तेलंगाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक उद्योगों में काम करने से रोकता है? ठीक है, बताइए कौन सा अनुच्छेद है जिसमें लिखा हुआ है कि 14 वर्ष से कम एज के जो बच्चे हैं वो किसी कारखाना में या कोई खतरनाक काम नहीं कर सकते? तो अनुच्छेद 24 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, 24, कौन सा अनुच्छेद है? 24, अनुच्छेद 24। अगला क्वेश्चन है हमारा बाल श्रम की समस्या का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा तीनों, सामाजिक जागरूकता की कमी, शिक्षा की कमी, ठीक है, सामाजिक जागरूकता की कमी, शिक्षा की कमी, आर्थिक निर्धनता, उपयुक्त सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा महाभियोग प्रक्रिया के लिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होता है? बताइए। तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 218 यानी आर्टिकल 218। अगला क्वेश्चन है हमारा महाभियोग प्रस्ताव को पारित करने के लिए संसद के दोनों सदनों में कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? 2/3। ये तो आप लोग बता ही दीजिएगा, ठीक है, कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? 2/3। अगला क्वेश्चन है हम लोग का अगला क्वेश्चन है 2025 में ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज अवार्ड्स फॉर ग्लोबल टोबैको कंट्रोल किस देश को नहीं मिला है? ठीक है, इसका आंसर आप लोग दीजिए, किस देश को नहीं मिला है? तो जापान को नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन हमारा भारत को ब्लूमबर्ग अवार्ड में किस श्रेणी के लिए सम्मानित किया गया? ओ श्रेणी के लिए, ठीक है, ओ कैटेगरी के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं NTCP के तहत भारत ने क्या शुरू किया? सब कुछ शुरू किया। देखिए क्या क्या हुआ, तंबाकू छोड़ने की क्लिनिक्स, राष्ट्रीय किटलाइन, उपयुक्त सभी, ठीक है, ऑप्शन देख लीजिएगा, ठीक है। और D C में चेंजिंग हो गया, पहले डी है जो ऑप्शन नंबर C में होना चाहिए था और C है जो ऑप्शन नंबर D में, ठीक है। जागरूकता अभियान तीनों स्टार्ट किया था। देखिए NTCP के तहत भारत ने राष्ट्रीय किटलाइन, तंबाकू छोड़ने के क्लिनिक्स और जागरूकता अभियान शुरू किया, यानी तीनों, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है, घरेलू आय सर्वेक्षण के विशेषज्ञ समूह के अध्यक्ष कौन है? बताइए, घरेलू आय सर्वेक्षण के विशेषज्ञ समूह के अध्यक्ष कौन है? सुरजीत भल्ला। कौन? सुरजीत भल्ला, C नंबर। बिहार, अगला क्वेश्चन है बिहार वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? इसका तकनीकी आधार क्या है? इसका आंसर आप लोग बताइए, ठीक है। तो जो पहला राज्य है वो हो जाएगा आपका फेस रिकॉग्निशन, उपयुक्त सभी, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, ब्लॉकचेन सुरक्षा, तीनों हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर जो हो जाएगा B नंबर होगा, ठीक है। अगला है बिहार वेटिंग प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई? सीडैक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का किस सम्मेलन का उल्लेख बाल श्रम उन्मूलन के लिए किया गया है? इसका आंसर आप लोग को पता है तो बताइए। सम्मेलन 138, नहीं पता है तो याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोग का SCO की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? ठीक है, SCO की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? इसकी जो स्थापना हुई थी 15 जून 2001 को शंघाई में हुई थी, ठीक है। कहाँ हुई थी? 15 जून 2001 को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा B नंबर, ठीक है। कौन सा आंसर होगा? B नंबर, 15 जून 2001 को। अगला क्वेश्चन है हम लोग का SCO को वर्तमान में कितने पूर्ण सदस्य हैं? ठीक है, कितने पूर्ण सदस्य देश हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? कितने भी वर्तमान में पूर्ण देश सदस्य बने हैं? 10, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का SCO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? SCO का जो मुख्यालय है ना वो बीजिंग में स्थित है। कहाँ? बीजिंग, B।
अगला क्वेश्चन हम लोग का, भारत ने COP29 में किस राशि की मांग की थी? तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी, USD 1.3 ट्रिलियन। ठीक है, कितना मांग की थी? USD 1.3 ट्रिलियन। डी, सी नंबर आंसर होगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, 2009 के कोपेनहेगन समझौते में विकसित देशों ने कितने अरब डॉलर जुटाने का वादा किया था? 100 बिलियन। ठीक है, 100 बिलियन। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 12 मार्च 1954 को। ठीक है, कब? 12 मार्च 1954 के। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, साहित्य अकादमी व पुरस्कार 2025 में मैथिली भाषा के लिए किसे पुरस्कृत किया गया? इसका आंसर बताइए। पहला सुशील शुक्ल है, ऑप्शन बी है अद्वैत कोतारी, नेहा झामनी, पार्वती तिर्की। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन? नेहा झा मनी को दिया गया था। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 में हिंदी के लिए किसे पुरस्कृत किया गया? सुशील शुक्ल। सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला हमारा, साहित्य अकादमी पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? ठीक है, तो इसकी जो राशि दी जाती है वो दी जाती है टोटल आपको, डी नंबर हो जाएगा, 1 लाख रुपये की राशि दी जाती है साहित्य अकादमी पुरस्कार में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत दक्षिण अफ्रीका सहयोग, भारत और दक्षिण अफ्रीका ने पनडुब्बी सहयोग पर समझौते कब किए? 24 जून 2025 को। कब किए थे? 24 जून 2025 को। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा आपका, 24 जून 2025 को। अगला क्वेश्चन है, भारत के रक्षा सचिव कौन है जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका के साथ GDC बैठक में नेतृत्व किया? तो इसका आंसर हो जाएगा राजेश कुमार सिंह। ठीक है, जो क्वेश्चन है हमारा, राकेश शर्मा कब अंतरिक्ष में गए थे? इसका आंसर आप लोग बताइए। 1984। ठीक है, बी हो जाएगा, 1984 में गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, राकेश शर्मा को सोवियत संघ में कौन सा सम्मान दिया गया? ठीक है, हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन। ठीक है, सी नंबर। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसको मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। मैं सभी क्वेश्चंस को अगर रीड करूँगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए कुछ क्वेश्चन को मैं छोड़ भी दे रहा हूँ जो स्क्रीन पर आपकी दिख रही है। ठीक है, तो उसको खुद से आप पढ़ लीजिएगा। हाँ, अगर इसका PDF आपको चाहिए तो कॉमेंट कीजिएगा, मैं आपको PDF सेंड कर दूँगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार का नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से, ठीक है, बिहार के पहले नाभिकीय संयंत्र की घोषणा किसने की थी? इसका आंसर आप लोग बताइए, अगर आप सभी को पता है तो किया था मनोहर लाल खट्टर ने। किसने किया था भाई? मनोहर लाल खट्टर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार की नाभिकीय संयंत्र का प्रकार क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2024 में ब्रिक्स में शामिल हुए नए देश कौन से है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर, मिस इथियोपिया, ईरान और यूरोप। ठीक है, नाटो की स्थापना कब हुई थी? बताइए भाई, नाटो की स्थापना कब हुई थी? नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में। ठीक है, तो यहीं पे हमारा आज का क्लास समाप्त होता है। जून मंथ का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था वो मैंने आपको करवा दिया। ठीक है, अगर इसका PDF आपको चाहिए तो हमें कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मैं आपको PDF भेज दूँगा। ठीक है, अगर कुछ वीडियो में गलती हुई है तो वो भी आप हमें कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है।